नमस्कार दोस्तों, बिग लर्निंग के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। यह कृष्ण जन्माष्टमी आप लोगों को जीवन में नई सफलता लाए और आप नई नई ऊंचाइयों को चूमें। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 3 की चर्चा करेंगे, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 में है। कल हमने चर्चा किया था अनुच्छेद 12 से लेकर 18 तक। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के यानी जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसकी हम चर्चा करेंगे। उसकी चर्चा करने से पहले आप लोगों को यहां पर एक इमेज दिख रहा है। यह इमेज माजी द माउंटेन यानी जो मूवी आप लोगों ने देखा था, जो एक रियल स्टोरी पर बनी हुई थी कि जब इंसान या कोई भी जीव दृढ़ निश्चय कर ले कि हमको यह हासिल करना ही करना है, तो वह अपने मंजिल को बहुत ही आसानी से और कठिन मेहनत करके प्राप्त कर सकता है। बस उसके अंदर दृढ़ लगन और इच्छा की शक्ति होनी चाहिए। कह सकते हैं कि जब जब आंखों में अरमान लिया जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, यानी जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो मेरे प्यारे साथियों, इस उम्मीद के साथ अपनी पढ़ाई में आप लग जाइए कि आपको सफलता मिलेगी। बस आप पढ़ाई के लिए एक निश्चित टाइम टेबल बना लीजिए कि हमको इतने टाइम पढ़ना ही पढ़ना है। उस पढ़ाई के दौरान आपके मोबाइल बंद होने चाहिए। कोशिश करें कि मोबाइल को स्विच ऑफ रखें या फ्लाइट मोड में रख लें। उसके बाद आप 1 मिनट जो भी पढ़ाई करें, यानी घंटे भर जो भी, कम से कम यदि आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस वनडे एग्जाम में आप देखेंगे कि उसकी सिलेबस क्या है, ब्रॉड है। जैसे ही आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी की तैयारी यानी जो हम लोग यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी आपको करा रहे हैं, तो उसके लिए यानी यूपीएससी के लिए यूपी ट्रिपल एससी, जो यूपी ट्रिपल एससी की हम लोग तैयारी करा रहे हैं, तो आपको डेली 2 क्लास की वीडियो यूट्यूब पर फ्री मिल रही है। ठीक है, तो इसके लिए यानी यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम आप मान के चलो अक्टूबर या नवंबर के आसपास होगा। ठीक है, तो जो हमारी लेक्चर जा रही है उसको आप देखिए। उस टॉपिक को आप आगे भी रिवीजन कर सकते हैं कि कल क्या हम पढ़ेंगे। तो कम से कम 4 से 5 घंटे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको निकालनी पड़ेगी। और जब आप 4-5 घंटे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि आपके एग्जाम में 80 प्लस सही होंगे ही होंगे। क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब हमने सिलेबस का डिस्कशन किया था तो कैसे नंबर लाने हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार, यानी स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। और आप देखेंगे कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है हमारा, वह अनुच्छेद 19 से 22 यानी अनुच्छेद 19 से 22 में 4 प्रकार की स्वतंत्रता हमें दी गई है। वह 4 प्रकार की स्वतंत्रता क्या है उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम पहले चर्चा करते हैं अनुच्छेद 19 की। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? तो आप देखेंगे कि अनुच्छेद 19 हमें, जब हमारा मूल संविधान बना था तो अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। संपत्ति का अधिकार, जो 7वां हमारा अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, 44वां संविधान संशोधन द्वारा उस संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। आप हमें कमेंट करके बताइए कि जब भारत का
44वां संविधान संशोधन किया गया तो वह कब किया गया था और किसके समय में किया गया था? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 में, वह 6 प्रकार की स्वतंत्रता क्या क्या है, अब हम उसकी चर्चा करते हैं। तो आपको मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं ताकि आपको दिखे कि जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है वो क्या क्या है। पहला आपका जो स्वतंत्रता है वो है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जब हमने पहली क्लास ली हुई थी तो पहली क्लास में हमने बताया था कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है बहुत व्यापक शब्द है। भाषण जो है वो एक कहे तो एक समुचित एक संकीर्ण है, लेकिन जो अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति शब्द बहुत ही व्यापक शब्द है। इसका हमने जब प्रस्तावना की चर्चा किया था तो प्रस्तावना में भी मैंने भाषण और अभिव्यक्ति, तो आपसे यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रस्तावना में है और प्रस्तावना के साथ साथ और कहां भी दिखता है, तो आप देखेंगे कि अनुच्छेद 19 यानी जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है वहां पर भी भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अब ये भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है क्या? भाषण की स्वतंत्रता का मतलब है बोलने की स्वतंत्रता। क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। आप यहां पर देख सकते हैं इस फिगर के माध्यम से, यानी इस चित्र के माध्यम से आप देखिए कि हमें कोई बात कहनी है तो हम क्या कर सकते हैं, बोल के उसको कह सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं अपनी बातों को। यदि हमें आपको किसी के सामने कुछ अपनी बातें रखनी हो, अपनी प्रेमिका के सामने ही आपको इजहार करना, तो कैसे इजहार करेंगे? बोल के करेंगे या इशारों के माध्यम से करेंगे या कोई अन्य माध्यम, यानी अभिव्यक्ति। जो इशारा है क्या है? एक प्रकार का अभिव्यक्ति है, एक प्रकार का संकेत है। तो यहाँ पर आप इमेज में यहाँ पर जो दूसरा इमेज है आप देख रहे हैं कि एक लड़का अपने प्यार का इजहार कैसे कर रहा है, यानी एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को कैसे इजहार कर रहा है प्यार के लिए, तो अपने क्या कर रहा है, एक पैर पे यानी घुटनों पर बैठकर प्रेमिका को क्या कर रहा है, इजहार कर रहा है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं या मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो यह क्या है? एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। क्या है? एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। ठीक है, अब ठीक है तो हम जब बोल रहे हैं तो आप ये मत समझिएगा कि वो गाना है कि ठीक है। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा देखते हैं यहां पर कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं। देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, यहां पर गाना गा रहे हैं, यानी म्यूजिक जो होता है कि आप किसी भी शो में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, गीत लोग गाते हैं या डांस करते हैं। तो डांस करना और संगीत गाना भी क्या है, एक प्रकार का व्यक्ति है, एक प्रकार का माध्यम है। हम उसको क्या कर सकते हैं, दूसरे के सामने कैसे व्यक्त करते हैं अपनी भावनाओं को, वह क्या है, यानी अपने भावनाओं को व्यक्त करना ही क्या है, एक प्रकार की अभिव्यक्ति है। ठीक है, यहां पर भी मोहतरमा को देखें तो क्या है, जब अपने ओठों पर उंगली लगाई है तो इसका मतलब यह है कि क्या है कि सभी लोग शांत हो जाएं। यानी जब आप बचपन में पढ़ाई करते थे स्कूल में, तो जब प्रिंसिपल राउंड पे निकलते थे तो जो बच्चे यदि शोर कर रहे हैं तो मैम या सर लोग क्या करते थे कि कहते थे देख कि चुप हो जाइए, शोर मत करिए। तो यानी ये क्या करते थे, अपने ओठों पर उंगली लगाते थे। तो इसका मतलब है आप शोर मत करिए, चुप रहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो यह क्या है, एक प्रकार का अभिव्यक्ति है। दूसरा यहाँ पर अभिव्यक्ति का जैसे मैंने बताया बहुत ही व्यापक है, ताकि भाषण और अभिव्यक्ति आप समझ सकें, इसके लिए मैंने इतने सारे इमेज यहाँ पर लिया हुआ है। आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले बहुत चर्चा में थी, प्रिया नाम है इनका, इनके सॉन्ग आए थे, बहुत हिट सॉन्ग हुआ था कि क्या करती है क्लास में अपने प्रेमी को क्या करती हैं, आंख मारती हैं। तो आंख मारना भी क्या है, एक प्रकार का अभिव्यक्ति है। यानी आंख मारने का मतलब यहां पर यह है कि जब आप यंग हैं और उस यंग अवस्था में आप किसी लड़की को आंख मारते हैं या लड़की लड़का को आंख मारता है, तो क्या करता है, इसका मतलब यह है कि वो क्या कर रहा है, अपने प्यार का इजहार कर रहा है। ठीक है, जैसे मैंने बताया डांस के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। क्रिकेट में आप देखते हैं जो रेफरी होता है यानी जो अंपायर होता है,
तो क्रिकेट में अंपायर होते हैं। तो अंपायर क्या करता है? अंपायर जब कोई खिलाड़ी आउट हो जाता है तो उसको इशारों के माध्यम से या संकेत के माध्यम से बताता है कि वो प्लेयर आउट है, या बॉलर के द्वारा 9 बॉल फेंके जाने पर, या बैट्समैन के द्वारा बाउंड्री लगाने पर अंपायर क्या करता है? एक संकेत के माध्यम से उसको व्यक्त करता है। यही क्या है? मनुष्य का यानी अभिव्यक्ति के माध्यम से लोग उसे क्या करते हैं? समझाते हैं। ठीक है, चलिए, ये रहा हमारा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा हमने देखा था यहां पर सम्मेलन व शांतिपूर्ण बैठक करने की स्वतंत्रता। यह क्या है? यानी इसका मतलब क्या है? सम्मेलन और शांतिपूर्ण बैठक करने की स्वतंत्रता का मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, आप देखेंगे कि गुरुद्वारे में जो हमारे सिख भाई लोग हैं वो लोग क्या करते हैं? अरदास के लिए गुरुद्वारे में जाते हैं। तो जब गुरुद्वारे में अरदास के लिए जाते हैं तो उनके पास आप देखेंगे कि कुछ हथियार नुमा वो अपने पास रखे रहते हैं। तो उसको देखकर लगता है कि यह लोग एक बड़े समूह में हथियार लेकर क्या हो रहे हैं? इकट्ठा हो रहे हैं। अब आप कहेंगे कि जब यहां पर लिखा है शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, फिर ये लोग हथियार लेकर क्यों जा रहे हैं? तो जब हम अनुच्छेद 25 पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 यह कहता है कि हम धर्म के अनुरूप क्या कर सकते हैं? आचरण कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं। जो हमारा धर्म है, चाहे आप हिंदू धर्म से हो, चाहे आप मुस्लिम धर्म से हो, चाहे सिख धर्म से हो, चाहे ईसाई धर्म से, आप किसी भी प्रकार का अपना सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन वह सम्मेलन कैसा होना चाहिए? शांतिपूर्ण होना चाहिए और आपके धर्म के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे चर्चा करते हैं। अगला है संगठन एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता। आज आप देखेंगे बहुत सारे डिजिटल मार्केट में एप्स आ गए हैं। आप अपने क्या कर सकते हैं? वहां पर अपना संगठन बनाते हैं, संघ बनाते हैं। तो आप अपना क्या कर सकते हैं? संगठन और संघ बना सकते हैं। ये हमारी हुई तीसरी प्रकार की स्वतंत्रता। चौथा है घूमने फिरने की स्वतंत्रता। यह क्या है? घूमने फिरने की स्वतंत्रता क्या है? घूमने फिरने की स्वतंत्रता का मतलब है कि आप भारत के किसी भी राज्य में निर्बाध रूप से आ जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। आपको वहां पर रोक नहीं लगाई जाएगी। आप देखेंगे कि जब किसी कपल्स की शादी होती है तो शादी होने के बाद हनीमून के लिए वो लोग कहां जाते हैं? कि यदि उनका बजट कम है, पैसे कम है, तो गोवा जाते हैं, या किसी धार्मिक स्थल पर घूमने के लिए जाते हैं, या पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं जहां पर क्या हो? प्राकृतिक सौंदर्य सुंदर हो, मनोहर हो। ठीक है, तो यह है हमें क्या करता है? अनुच्छेद 19 हमें घूमने फिरने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अब हम अगला देखें, रहने या बसने की स्वतंत्रता। रहने या बसने की स्वतंत्रता का मतलब है कि आप भारत के किसी भी कोने में रह सकते हैं, बस सकते हैं। जैसे कि लोग, आप एक कहावत सुनते होंगे कि जो हमारे बिहारी लोग हैं, बिहारी लोग हर भारत के हर कोने में कहीं ना कहीं क्या है? रहते हैं, बसते हैं। तो उनको क्या है? यह स्वतंत्रता है। आप अपने गांव से निकलकर अपनी पढ़ाई के लिए दिल्ली, इलाहाबाद, पटना, अन्य विभिन्न शहरों में पढ़ाई के लिए आप क्या है? चले जाते हैं। तो यह भी क्या है? एक प्रकार की स्वतंत्रता है। और वह स्वतंत्रता हमारे कहां पे है? जो अनुच्छेद 19 का 5वां स्वतंत्रता है, रहने या बसने की स्वतंत्रता। यह इस प्रकार की स्वतंत्रता है। अब यहां पर एक अपवाद का कुछ समय पहले यह विषय बना रहता था कि जब हमारे देश में अनुच्छेद 370 लागू था, अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर में हम बस नहीं सकते थे, रह नहीं सकते थे। लेकिन जब अनुच्छेद 370 वहां से हटा दिया गया तो हम क्या है? भारत के किसी भी कोने में रह सकते हैं, बस सकते हैं। ठीक है, अब अगला हमारा स्वतंत्रता है
वाणिज्य की स्वतंत्रता। वाणिज्य की स्वतंत्रता का मतलब है व्यापार करने की स्वतंत्रता। व्यापार करने की स्वतंत्रता का सीधा सा आशय है कि आप भारत के किसी भी कोने में व्यापार कर सकते हैं, इसकी आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता दी गई है। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को यह सारी बातें समझ में आई होगी कि जो अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रता दी गई है वह स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, कौन कौन सी स्वतंत्रता है, कौन सी मूल संविधान में स्वतंत्रता थी जिसको समाप्त कर दिया गया। अब यहां से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जो सूचना का अधिकार है, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, जो सूचना का अधिकार है वो हमारे संविधान में कहां पर वर्णित है, वो भी तो हमारे स्वतंत्रता का एक भाग है। तो जो राइट टू इंफॉर्मेशन यानी जो सूचना का अधिकार है, जो सूचना का अधिकार, ये जो सूचना का अधिकार है वो 2005 में आया था। कब आया था? 2005 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सूचना का अधिकार है, यह सूचना का अधिकार हमारी अभिव्यक्ति का भाग है। जो हमने पहला पढ़ा था, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत सूचना के अधिकार को भी क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या है। जैसे हमने यहां पर आपको बताया कि सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में क्या है? वर्णित नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति का यह भाग है। ठीक है, अब हम आगे चर्चा करते हैं अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। इसका मतलब क्या होता है? दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का मतलब क्या है? तो चलिए इसकी चर्चा करने से पहले हमने जैसे अभी स्वतंत्रता की बात की, तो स्वतंत्रता की जब हमने बात की कि हम भारत में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, कहीं पे रह सकते हैं, बस सकते हैं, तो क्या इस स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है? यहां पर एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि क्या स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है? तो जी हां, आपकी स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। किस आधार पर? यानी जो स्वतंत्रता पर रोक लगाई जाएगी उसका आधार क्या होगा? हमारी स्वतंत्रता पर जो रोक लगाई जाएगी उसका आधार क्या होगा? तो हम देखते हैं कि जब सरकार को ऐसा लगे कि आपकी वजह से देश की अखंडता, देश की सुरक्षा पर किसी भी प्रकार का यदि कोई खतरा महसूस होता है, तो आपकी क्या करेगी? उस स्वतंत्रता, यानी जो अनुच्छेद 19 में जो आपके 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, उस पर सरकार क्या कर सकती है? रोक लगा सकती है। दूसरा आधार क्या होगा? दूसरा आधार यह होगा कि आपकी वजह से क्या हो? आपकी वजह से यदि हमारे संबंध, यानी पड़ोसी देश के साथ जो हमारा संबंध है, उसमें किसी भी प्रकार का यदि खतरा महसूस होता है तो उस पर भी रोक लगाई जा सकती है। जैसे कि हमारा जो पड़ोसी देश है नेपाल को लेकर यदि हम मानते हैं, तो हमारे नेपाल के साथ क्या है? नेपाल के साथ हमारा रोटी और बेटी का संबंध है, और आपकी वजह से भारत और नेपाल के बीच में कोई भी संकट की स्थिति महसूस होती है तो सरकार आपके ऊपर क्या कर सकती है? यानी जो उस पर आपके रोक लगा दी जाएगी। ठीक है, फिर अगला आधार क्या होगा? यदि आपकी वजह से किसी भी प्रकार का उद्दीपन लगता है, उद्दीपन कार्य में आप संलिप्त हैं, यानी आपकी वजह से
क्या हो, अशांति का माहौल देश में होता है, तो उस पर भी आपकी क्या कर सकती है, रोक लगा सकती है। जैसे कि आप देखेंगे कि कुछ क्षेत्र जो है नक्सलाइड एरिया में आते हैं, तो यदि उनकी वजह से अशांति का देश में माहौल बनता है तो भी रोक लगाई जा सकती है। आप देखेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक बहुत ज्वलंत मुद्दा था राम मंदिर को लेकर, या अभी भी कहीं कहीं आप देखेंगे मंदिर और मस्जिद को लेकर बहुत सारे विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, और किसी एक व्यक्ति के द्वारा वहां पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसको, उस व्यक्ति के जो स्वतंत्रता दी गई है उसको क्या की जाएगी, उस स्वतंत्रता को वहां पर छीन ली जाएगी। ठीक है, तो सरकार इन आधारों पर आपकी स्वतंत्रता पर रोक लगा सकता है। अब हम जैसे कि कह रहे थे कि अनुच्छेद 20 क्या है, तो इस पर चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 20 है अपराध दोष के सीधे में संरक्षण। यानी इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को यदि सजा देना है तो सजा का प्रावधान उस समय जो है हमारे कानून में, उसी के अकॉर्डिंग उसको सजा देनी चाहिए। जैसे कि यहां पर हम समझते हैं कि कोई अलगू नाम का व्यक्ति है, यह क्या है, अलगू राम है। यह क्या, कौन है, अलगू राम है। और अलगू राम ने क्या किया, किसी व्यक्ति को, इनके हाथ में यह नाइफ है, यानी मान लीजिए चाकू लिए हुए हैं, और अलगू राम की जो गर्लफ्रेंड थी, मान लीजिए इनकी अलगू राम की जो गर्लफ्रेंड है, ये अलगू राम की क्या है, गर्लफ्रेंड है, और इनकी गर्लफ्रेंड का नाम ढिबरी है। क्या नाम है, ढिबरी है। और यह ढिबरी अलगू राम को क्या किया, ब्रेकअप कर लिया। अलगू राम से ढिबरी ने क्या किया, ब्रेकअप कर लिया, और यह किसी वाई व्यक्ति के पास चली गई जो बहुत ही सुंदर, स्मार्ट और रिच है। अब इस पे अलगू राम को क्या हुआ, गुस्सा आया। अब अलगू राम ने क्या किया, ढिबरी को चाकू मार के हत्या कर दी। जब ढिबरी की यहां पर हत्या कर दी गई और अलगू राम ने क्या किया, अपना गुनाह कबूल कर लिया, तो मान लीजिए 2022 की यह घटना यदि है, मान लीजिए यह घटना 2022 की है, ठीक है, तो 2022 में कानून में यह प्रावधान है कि यदि आप किसी की हत्या करते हैं तो आपको हत्या के बदले आपको क्या सजा होगी, फांसी की सजा होगी या उम्र कैद की सजा होगी। दोनों सजा नहीं होगी, दोनों में से केवल एक सजा होगी। या तो यानी 2022 में यदि सजा फांसी की है, हत्या करने के जुर्म में आपको फांसी की सजा दी जाएगी, तो आपको फांसी की सजा होगी, या उम्र कैद की सजा है तो उम्र कैद की सजा होगी। दोनों में से कोई एक सजा होगा। ठीक है, ये रहा अनुच्छेद 20। अब हम आगे चर्चा करते हैं अनुच्छेद 20 के दो, जो इसका सब कॉज है, दो, यानी अनुच्छेद 20 का 2। 20 के 2 में क्या है, यानी अनुच्छेद 20 का जो सब कॉज है 2, उसमें क्या दिया गया है, उसमें है दोहरे दंड का प्रावधान। इसमें क्या है, दोहरे दंड का प्रावधान। दोहरे दंड का प्रावधान। अब ये दोहरे दंड का प्रावधान क्या है, इसको हम समझते हैं। यानी अनुच्छेद 20 कॉज 2 में है दोहरे दंड का प्रावधान। आपको
एक केस याद आता होगा, राजीव गांधी की हत्या का। राजीव गांधी की हत्या 1991 में की गई। राजीव गांधी की हत्या कब की गई? 1991 में। और जो इसके दोषी थे उनको सजा कब होती है? 2011 में। यानी 20 साल बाद इनको क्या हो रही है? सजा हो रही है, जो राजीव गांधी के दोषी हैं। तो इसमें क्या हुआ, अब ये 20 साल तक लोग एक तो सलाखों के पीछे यानी जेल में व्यतीत कर रहे हैं। अब यहां पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो इनको जो सजा दी जा रही है क्या है? फांसी की सजा दी जा रही है। किसकी सजा दी जा रही है? फांसी की सजा दी जा रही है। तो अब ये लोग फिर से अपील करते हैं कि हमने क्या किया, 20 साल तक तो सजा काटी, 20 साल के बाद हमें क्या हो रहा है? फांसी की सजा दी जा रही है। तो हमें एक दंड के बजाय क्या है? 2 प्रकार की सजा दी गई। पहला सजा यह कि वो जेल में रहें इतने लंबे समय तक। दूसरा, जेल के बाद अब हमें क्या किया जा रहा है? फांसी की सजा दी जा रही है। तो हमें एक प्रकार की सजा होनी चाहिए। ठीक है, ये रहा दोहरे दंड का प्रावधान। अब हम बढ़ते हैं अगले केस की तरफ, यानी अगला जो हमारा आर्टिकल्स है, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार को हम समझते हैं कि एक केस के माध्यम से, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, एमसी मेहता बनाम भारत संघ। यह एक एमसी मेहता बहुत ही अच्छे एक पर्यावरणविद हैं, उसके जानकार हैं। ये कहते हैं कि हमें जीवन जीने का अधिकार है। जीवन जीने का अधिकार का मतलब कि हमें स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, शुद्ध जल मिलना चाहिए यानी शुद्ध पानी मिलना चाहिए, शुद्ध भोजन मिलना चाहिए, जो कि आप देखें हमें नहीं मिलता है। जैसे कि हम लोग अभी दिल्ली में हैं, दिल्ली से आपकी क्लासेस हो रही हैं ऑनलाइन, और आज का रिपोर्ट यानी आज का न्यूज है, उसमें बताया गया है कि दिल्ली सबसे प्रदूषित शहरों में से एक शहर है। तो क्या यह हमें जीवन जीने का अधिकार देता है? नहीं देता है। आज के समय में चर्चा का विषय बना है पॉलीथीन, प्लास्टिक। प्लास्टिक का हम यूज करने के बाद क्या करते हैं? फेंक देते हैं। अब वो जो प्लास्टिक है वो क्या होता है? क्या वो लंबे समय तक नष्ट नहीं होता है? मिट्टी में दबा दें तो जब मिट्टी में उसे दबा देते हैं तो पानी को जो सोखने की क्षमता है वो कम हो जाती है। यदि हम उसे जलाते हैं तो प्रदूषण की, वायु प्रदूषण की समस्या। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमें क्या किया जा रहा है? जीवन जीने यानी प्राण एवं दैहिक की जो स्वतंत्रता है वो हमसे छीनी जा रही है। ठीक है। दूसरा कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में क्या हमें जीवन जो जीने का अधिकार है यानी जो हमें सोने का अधिकार है, क्या वह भी इसमें शामिल है? तो जीवन जीने का अधिकार यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आपको सोने का अधिकार भी है। तो आप देखते हैं कि जो बड़े बड़े शहर हैं उन शहरों में 10 बजे के बाद, रात्रि 10 बजे के बाद डीजे बजाना अलाउ नहीं होता है। तो ये हमारे क्या है? जीवन जीने का अधिकार है। आप और जीवन जीने के अधिकार में हमें सोने का अधिकार भी शामिल है। ठीक है, अब हम आगे चर्चा करते हैं। अब यहां पर एक अपवाद कह सकते हैं कि अरुणाशानवाद बनाम भारत संघ, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह केस है। इस केस में क्या होता है कि अरुणाशान एक मुंबई के हॉस्पिटल में नर्स का काम करती हैं। अब वहां पर कुछ मंचलों के द्वारा इनका रेप कर लिया जाता है। यानी जो अरुणाशानवाद है, मुंबई के एक अस्पताल, मुंबई के अस्पताल में ये क्या होती हैं? नर्स यानी जो सिस्टर्स होती हैं,
वहां पे नर्स का काम करती हैं। अब कुछ मंचलों द्वारा इनका क्या किया जाता है, रेप कर लिया जाता है। जब इनका रेप कर लिया जाता है तो उस स्थिति में यह कोमा की स्थिति में चली जाती है। जब कोई व्यक्ति कोमा की स्थिति में चला जाता है तो उसकी स्थिति आप खुद सोचिए कि कितनी दयनीय होती होगी। वह व्यक्ति ना जी सकता है ना ही मर सकता है। तो इस पे क्या करना चाहिए? तो इनके जो घर के लोग थे, उन्होंने कहा कि हमें मरने का अधिकार भी होना चाहिए। तो हमारे संविधान में जीवन जीने का अधिकार की बात करता है, न कि मरने की बात करता है। अब यहां पर क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देती है कि मरने का अधिकार आपको तभी दिया जा सकता है कि जब आप डॉक्टरों की, यानी 4 डॉक्टरों, कितने डॉक्टर? 4 डॉक्टर, 4 डॉक्टरों की टीम यह लिख कर दे कि इनको मरने का अधिकार दिया जाए। यानी 4 डॉक्टर की टीम क्या करे, यह लिख कर दे कि इनके जीने की कोई संभावना नहीं है, अब यह जी नहीं सकती हैं। ऐसी स्थिति में इनको मरने का अधिकार दिया जा सकता है। अब यहां पर अपवाद का स्थिति क्या है कि आप कहेंगे कि यहां पर तो आप कह रहे हैं डॉक्टर, जब 4 डॉक्टरों की टीम क्या करे, लिख कर दे तभी इनको मरने का अधिकार दिया जाए। तो जैन धर्म के बारे में आपने सुना होगा। जैन धर्म में क्या है कि वहां पर एक होती है संलेखना विधि। उसमें क्या करते हैं संलेखना विधि में कि लोग जब उनको अपने शरीर से अपनी आत्मा का त्याग करना होता है, यानी शरीर का जीव से अब अलग होना है, तो क्या करते हैं संलेखना विधि के माध्यम से, यानी संलेखना की विधि के माध्यम से वो किसी निर्जन स्थानों पर चले जाते हैं। वहां पर तपस्या करके भूख प्यास के माध्यम से अपने प्राण का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। उसी को हम संलेखना विधि कहते हैं। और यही बात हमने अभी अनुच्छेद 19 में 19 जब पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने चर्चा किया था अनुच्छेद 25 की, कि धर्म के अनुरूप हम क्या कर सकते हैं, आचरण कर सकते हैं। तो ये उसका अपवाद रहा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अनुच्छेद 22 की चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 कहता है कि कोई व्यक्ति है, क्या है, कोई व्यक्ति है, यहां पे क्या है, कोई व्यक्ति है। अब यह व्यक्ति को कोई पुलिस यदि गिरफ्तार करने आती है, यानी व्यक्ति को कौन गिरफ्तार करने आ रहा है, पुलिस। तो इस व्यक्ति को यह अधिकार है कि पुलिस से जानने का अधिकार है कि किस आधार पर उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, जब इसको गिरफ्तार किया जा रहा है, पुलिस ने बताया कि आपने इनका हत्या कर दिया इसलिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो इस व्यक्ति को भी यह अधिकार है कि वह अपने मनपसंद के वकील क्या कर सकता है। तीसरा, कि जब इसको गिरफ्तार किया जा रहा है तो गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने इसको क्या करना होगा, प्रस्तुत करना होगा। इसमें मजिस्ट्रेट के सामने इसमें आने जाने का जो समय है उसका, और जो टाइम पीरियड है, यानी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है, तो आने जाने का जो समय है उसको इसमें काउंट नहीं किया जाता है। यह है अनुच्छेद 22। अब एक और यहां पर बहुत अच्छा प्रश्न बनता है अनुच्छेद 21 को लेकर के। अनुच्छेद 21 की जब आप बात करते हैं, अनुच्छेद 21 का ए, अनुच्छेद 21 ए क्या कहता है? अनुच्छेद 21 ए कहता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को
निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात करता है, निशुल्क, अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा। यानी जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है उसको देने की बात करता है अनुच्छेद 21 ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं कि निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कहां पर है, यानी जो आपकी प्राथमिक शिक्षा है वो अनुच्छेद 21 ए में वर्णित है। ठीक है, तो आज की क्लास हमने आज यहीं पर समाप्त करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार हमने पढ़ा। आपके क्लास कैसा लगा, आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम कल आपको मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।